जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह में। साथियों, अगर आप अपने एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, बहुत आसानी से पास करना चाहते हैं, तो आपको पूरी जीके के सबसे टॉप लेवल के 100 क्वेश्चन समर्पित किए जा रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर आप इन 100 क्वेश्चन को कर लेते, इनको तैयार कर लेते, इनको अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लेते हैं, तो साथियों 20 सवालों में से तकरीबन 8 से 10 सवाल आपको इन्हीं 100 प्रश्नों में से देखने को मिल जाएंगे। तो अपने एग्जाम से पहले साथियों आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। मेरा मानना है आपका एग्जाम बहुत आसानी से क्रैक हो जाएगा और आपको इस बार एसएससी जीडी में एक सीट निश्चित तौर पर मिल जाएगी। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि मारीना ट्रेंच साथियों किस महासागर में है? तो ये साथियों प्रशांत महासागर में। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है, और प्रशांत महासागर में ही मारियाना ट्रेंच है। ये सवाल आपसे बहुत पूछा जाता है। उसके बाद देखिए प्लेइंग इट माई वे, ये किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? साथियों सैकड़ों बार सवाल पूछा जा चुका है कि सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम बताइए। तो साथियों प्लेइंग इट माई वे ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि बताइए भाई क्यूबा किस देश की मुद्रा है? साथियों बताइए, यानी कि क्यूबा की मुद्रा क्या? क्यूबा तो खुद आप अपने आप में एक देश है, तो क्यूबा देश की मुद्रा क्या है? आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, क्यूबा देश की मुद्रा पैसो है। क्या अगर बात करते क्यूबा देश की मुद्रा साथियों क्या है? पैसो है। या आप सभी लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए। चलिए अब उसके बाद अगर साथियों बात करें, नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि रेणुका झील किस राज्य में है? तो रेणुका झील कहां पर है साथियों? ये हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है रेणुका झील? हिमाचल प्रदेश में है। अगला सवाल देखिए, संयुक्त राष्ट्र दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? यानी कि किस डेट को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है? मैं कहूंगा 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय नागरिकों की मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? पहले साथियों जो 21 वर्ष का हो पाता था ना, उसको मतदान देने का अधिकार था, लेकिन ये अगर बात करें 1989 में एक साथियों संशोधन होता है, उसमें कहा जाता है कि कोई 18 वर्ष का हो जाता है तो वो वोट दे सकता है। तो साथियों ये कौन सा संविधान था? मैं कहूंगा 61वां संविधान अधिनियम था, और जो कि 1989 में हुआ था। तो इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर है? तो अगर डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर है, तो न्यूयॉर्क आपको बताने। जिनका आंसर यहां पर ए है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचरण में मदद करती है? मुझे बताइए। तो वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचरण में मदद करती है? मैं कहूंगा साथियों बाह्यमंडल। क्या बाह्यमंडल की अगर बात करें तो यह साथियों परत रेडियो संचरण में मदद करती है। आंसर जिनका बी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कथकली किस राज्य का साथियों मुख्य शास्त्रीय नृत्य है? मुझे बताइए। साथियों देखिए आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए एसएससी जीडी की अगर बात करते हैं, जो आपका पेपर हुआ था 2024 में, कौन से महीने में पेपर हुआ था? फरवरी महीने में साथियों पेपर हुआ था। इसमें जितनी शिफ्ट थी, जितने पेपर हुए थे साथियों, वो उन सभी शिफ्ट्स का सॉल्यूशन साथियों तैयार कर दिया गया। पिछले 20 दिन से साथियों आंसर सहित, क्या साथियों सभी शिफ्ट्स का हल सहित आपको क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए मैथ का क्वेश्चन है ना, तो उसके नीचे ही उसका सॉल्यूशन होगा। रीजनिंग का क्वेश्चन है तो उसके नीचे उसका सॉल्यूशन होगा। ऐसे ही हिंदी का, जीके का, उसके नीचे ही उसका आंसर होगा। तो साथियों पिछले 20 से 22 दिन से, तकरीबन 25 दिन से साथियों इस पर काम चल रहा था। पूरी टीम बहुत अच्छे तरीके से लगी हुई थी, और आज साथियों लगभग ये शिफ्ट आपकी तैयार हो चुकी है, सभी शिफ्ट। तो ये साथियों दोनों चीजें सिर्फ आपको 45 रुपए में दी जा रही है। दोनों नहीं बल्कि ये सभी शिफ्ट का सॉल्यूशन आपको सिर्फ 45 रुपए में दिया जा रहा है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एसएससी जीडी 2025 पीडीएफ का। उस पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा। उस क्यूआर कोड पर साथियों 45 का पेमेंट करके आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की साथियों हैं, और ये सभी 2024 फरवरी के सभी सवाल आपको मालूम होना चाहिए, आपको लगाना चाहिए अगर आप एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। देखिए कथकली ये कहां का नृत्य है? तो मैं कहूंगा ये तो केरल का नृत्य है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि राजा समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि और मंत्री थे, तो इनका नाम तो साथियों हरिसेन था। क्या हरिसेन इनका नाम था, और ये समुद्रगुप्त के दरबार में कवि और मंत्री थे। अकबर के नौरत्न में से कौन भू राजस्व प्रणाली बनाने में शामिल था? मुझे बताइए। तो अगर टोडरमल की यहां पर हम लोग बात करते हैं, तो अकबर के नौरत्नों में से ये एक थे टोडरमल, और ये साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे भू राजस्व प्रणाली बनाने में शामिल थे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि किस शासक ने
भारत के मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरे को लूटा था। तो किसने लूटा था साथियों? नाम इनका आपको मालूम होना चाहिए, नादिर शाह इनका नाम है। इनका नाम साथियों क्या है, आप लोग ध्यान रखेंगे, नादिर शाह इनका नाम है और इन्होंने मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरे को लूटा था। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित राजाओं में से किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है, यानी कि आंध्र भोज की उपाधि किसको दी गई थी? तो मैं कहूंगा कृष्णदेव राय की अगर बात करते हैं साथियों, आंध्र भोज की उपाधि इनको ही दी गई थी जिनका नाम था कृष्णदेव राय। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है साथियों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप सभी लोग लाइक कर दिया करिए बिना कहे, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी साथियों सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस बार साथियों हजार के हिसाब से सिलेक्शन निकलेंगे एग्जाम फतेह यूट्यूब चैनल से, ठीक है ना। क्योंकि फरवरी 2024 में साथियों जो पेपर हुआ था उस पेपर में भी, उस वैकेंसी में भी साथियों हजार के हिसाब से सिलेक्शन दिए, और इस बार साथियों मैं चाहूंगा कि जितना रिजल्ट मैंने पिछली बार दिया उससे 10 गुना ज्यादा रिजल्ट दूं, इसलिए मैं साथियों पूरा जुट गया हूं आपके मेहनत के लिए, यानी कि आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं, बस आपको भी साथियों मेहनत करना है, ठीक है ना। तो एग्जाम इस बार आपका निकला रखा है, पास रखा है, अगर आपने अच्छे तरीके से एग्जाम फतेह से पढ़ लिया। देखिए उस्ताद अली अकबर खान विश्व प्रसिद्ध संगीतकार निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? यानी कि जब हम बात करते हैं साथियों उस्ताद अली अकबर खान की, तो ये तो सरोद वादक हैं। कौन है ये? सरोद वादक है। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए लोकसभा के अध्यक्ष अपने पद से इस्तीफा देने के लिए अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो साथियों लोकसभा के अध्यक्ष अपने पद से अगर इस्तीफा देते हैं तो इस बात की इत्तला वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। किसको देते हैं साथियों? लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि हर दूसरे वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्ति को प्राप्त करते हैं? तो मैं कहूंगा 1/3 सदस्य। क्या हर दूसरे वर्ष के बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं? नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि सांडी पक्षी अभ्यारण्य साथियों किस जिले में है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों उत्तर प्रदेश में एक जगह है, यानी कि एक जिला है हरदोई, तो सांडी पक्षी अभ्यारण्य वहीं पर है। उसके बाद देखिए गुजरात सरकार ने गुजरात जैव प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण किया है, जो अगले कितने सालों के लिए एक नई जैव प्रौद्योगिकी नीति है? तो मैं कहूंगा अगले 5 सालों के लिए एक नई जैव प्रौद्योगिकी नीति है, ये आपको मालूम होना चाहिए, आपको याद रखना है। मैकमोहन रेखा साथियों किनके बीच की रेखा है? तो मैं कहूंगा मैकमोहन रेखा ये भारत और चीन के बीच है। किसके बीच है साथियों? भारत और चीन के बीच है मैकमोहन रेखा, यानी कि जिनका आंसर यहां पर बी था। मैं कहूंगा आंसर आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट था। चलिए उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सोयाबीन की मुख्य फसल उगाई जाती है? तो ये सब कहां पर साथियों उगाई जाती है? ये तो बुंदेलखंड क्षेत्र में उगाई जाती है। उसके बाद देखिए गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो झारखंड से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, बिहार से होकर गुजरती है, लेकिन आंध्र प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। खान अब्दुल गफ्फार खान किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो इनको साथियों फ्रंटियर गांधी कहा जाता था। किसको? खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता था। हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो अगर शुक्र ग्रह की बात करते हैं साथियों, शुक्र ग्रह ही हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, ये आपको याद रखना है। एस्कॉर्बिक एसिड साथियों कौन से विटामिन के रूप में जाना जाता है? यानी कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है अगर आपसे पूछा जाए तो एस्कॉर्बिक एसिड आपको बतला देना है। उसके बाद देखिए एक्सरे की खोज साथियों किसके द्वारा की गई थी? तो रोएंटिजन नाम आपको मालूम होगा, यानी कि विल्हम रोएंटिजन की अगर बात करते हैं तो साथियों एक्सरे की खोज विलियम रोएंटिजन ने ही की थी। मीथेन अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो मैं कहूंगा 5 अणु। क्या 5 परमाणु होते हैं मीथेन अणु में? उसके बाद देखिए जब एक मैग्नीशियम पट्टी को हवा में जलाया जाता है तो चमकदार हरी लौ जलती है या सफेद लौ जलती है? साथियों चमकदार सफेद लौ जलती है। राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कह रहे कि अल्टीमीटर किसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो अल्टीमीटर का इस्तेमाल तो ऊंचाई को मापने के लिए किया जाता है। किसको मापने के लिए किया जाता है? अल्टीमीटर का इस्तेमाल ऊंचाई को मापने के लिए किया जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी? तो फैराडे का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। किसका नाम आपको याद रखना है? फैराडे का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि इन्होंने ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। साथियों वो क्वेश्चन है जो हर एक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, यानी कि साथियों जिसका जो मनोमस्तिष्क में है, साथियों एग्जामिनर के मनोमस्तिष्क में जो सवाल है जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, सेम टू सेम वही क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं। तो आप साथियों
साथियों अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूं, मैं आपको फौलादी बना दूंगा, यानी कि इतना कंटेंट मैं आपको पढ़ा दूंगा, इतनी चीजें आपको मैं पढ़ा दूंगा कि आप जब एग्जाम देने अपनी शिफ्ट में जाएं, एग्जाम हॉल में जाएं, तो आपको किसी प्रकार की घबराहट ना हो, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। आप अपना पेपर देखें, उसको बहुत आराम से आप करें। एग्जाम हॉल के बाहर जब आप निकलेंगे तो आपके चेहरे पर एक अलग मुस्कुराहट होगी। वो मुस्कुराहट का नाम है साथियों सिलेक्शन, यानी कि सिलेक्शन वाले बंदे को पहले पता चल जाता है, एग्जाम हॉल में ही पता चल जाता है कि भाई हाँ मेरा एग्जाम इस बार बहुत शानदार हुआ है, सिलेक्शन हमारा 100% हो जाएगा। तो मैं ये चाहता हूं बाद में आपको कट ऑफ की दिक्कत ना महसूस करना पड़े। देखिए कहने के लाइके निम्नलिखित में से किसके अच्छे संकेतक होते हैं, तो वायु प्रदूषण के होते हैं। आंसर आपका जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर किसके साथ, ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला देखिए आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर को मापती है। तो किसकी बात चल रही है साथियों, शक्ति की बात चल रही है, यानी कि कौन सी भौतिक राशि, तो मैं कहूंगा शक्ति। ये किए गए कार्य की दर को मापती है शक्ति। जब साइकिल में ब्रेक लगाया जाता है तो ब्रेक पैड पहिए को स्पर्श करता है। अब पहिए को क्या रोकता है, तो पैड और रिम के बीच का घर्षण रोकता है। मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों पहला पढ़ा और पहला ही सही हो गया, यानी कि जब साइकिल में ब्रेक लगाया जाता है तो ब्रेक पैड पहिए को स्पर्श करता है। अब पहिए को क्या रोकता है, तो पैड और रिम के बीच का घर्षण रोकता है। उसके बाद देखिए भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे, तो यहां पर अगर साथियों बात करते हैं कि भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे, तो आप लोग ध्यान रखेंगे भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा थे। कौन थे साथियों, ब्रजेश मिश्रा ही भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी थी, तो मैं कहूंगा सत्यार्थ प्रकाश की अगर बात करते हैं साथियों, ये किसकी पुस्तक है, ये स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक है। साथियों मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप एक लाइक नहीं कर सकते, बिल्कुल साथियों कर सकते, कुछ नहीं आपका जाएगा, लेकिन मुझे मोटिवेशन बहुत मिलेगा। मैं आप के लिए अगली बार इससे ज्यादा तगड़ा साथियों कंटेंट तैयार करूंगा, सभी टॉप लेवल के क्वेश्चंस तैयार करूंगा। तो एक लाइक का बटन आप लोग दबा दीजिए। उसके बाद देखिए पानीपत की तीसरी लड़ाई के दौरान अवध का नवाब कौन था, ऐसे करके सवाल आपसे पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे शुजा-उद-दौला। क्या जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी साथियों 1761 में, कब हुई थी, 1761 में जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, ठीक है ना, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, तो उस समय अवध का नवाब कौन था, शुजा-उद-दौला था। उसके बाद देखिए अगला सवाल है निम्नलिखित शासकों में से किसने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, तो किसने करवाया था साथियों, राजा चोल ने करवाया था, यानी कि राजा चोल ने ही तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, ये आपको मालूम होना चाहिए। फॉरेंट निम्नलिखित में से किस राष्ट्र की मुद्रा है, तो अगर आपसे साथियों हंगरी की मुद्रा पूछे तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों हंगरी की मुद्रा क्या है, फॉरेंट है, ये आप लोग को मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहां पर अगर बात करें, एम कुछ नहीं है साथियों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, तो मैं कहूंगा कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं साथियों, राष्ट्रपति करते हैं, आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि शेन वॉर्न द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम क्या है, तो साथियों इनकी अगर बात करते हैं नो स्पिन, आप लोग ध्यान रखें, यानी कि शॉर्न वान के द्वारा आत्मकथा जो लिखी गई उसका नाम है नो स्पिन। नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर कि अवनी लखेरा ने टोक्यो में पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता है, तो साथियों इनकी अगर बात करते हैं कि इन्होंने जेवलिन में जीता है ये पदक या ऊंची छलांग में या शूटिंग में, मैं कहूंगा शूटिंग में जीता है। अवनी लखेरा ने शूटिंग में टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि बिना गढ़ वाला एकमात्र हड़प्पा स्थल कौन सा है, तो मैं चंदहुदड़ो की अगर बात करूं साथियों तो ये बिना गढ़ वाला एकमात्र हड़प्पा स्थल है जिसका नाम चंदहुदड़ो है। वैदिक श्लोकों के मुख्य संग्रह कहलाए जाते हैं, तो संहिता कहलाए जाते हैं। ये क्वेश्चन सभी के सभी इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही सवाल और यही सवाल आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो समझदारी इसी में है कि परीक्षा से पहले इन सभी चीजों को आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद देखिए किस चित्रकार के चित्र पुराण, महाभारत और रामायण के इर्द गिर्द आधारित हैं, तो मैं कहूंगा साथियों किसकी बात चल रही है, आप लोग को मालूम होना चाहिए किसकी बात चल रही है, राजा रवि वर्मा की बात चल रही है। यानी कि राजा रवि वर्मा जो एक चित्रकार थे, इनके चित्र पुराण, महाभारत, रामायण के इर्द गिर्द आधारित हैं। उसके बाद देखिए इनमें से किस भारतीय राज्य में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या दूसरी सर्वाधिक है, तो किसकी बात चल रही है साथियों, महाराष्ट्र की बात चल रही है। किसकी साथियों,
साथियों महाराष्ट्र की बात चल रही है, ये आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। पहले नंबर कौन सा है साथियों? उत्तर प्रदेश है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, देखिए कहने के साथियों यहाँ पर कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर कहा जाता है? तो अगर 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि आ रही है तो आप उसको शोर का नाम दे सकते हैं, वो शोर कहलाया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक तृतीयक आर्थिक गतिविधि है? तो अगर व्यापार की बात करते हैं ना, तो व्यापार एक तृतीयक आर्थिक गतिविधि है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सोशल मीडिया नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है? तो सोशल मीडिया नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म क्या साथियों? यहां पर अगर बात करें रेडिफमेल.com है, नहीं, या gmail.com है, नहीं, या उसके अलावा अगर बात करें msn.com है, नहीं साथियों, twitter.com बिल्कुल हो सकता है, ये एक सोशल मीडिया नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है ट्विटर। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि हाइड्रोजन में समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तो अगर सवाल आपसे ये पूछा जाए तो आपको 3 बता देना है कि हाइड्रोजन में समस्थानिकों की संख्या 3 होती है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में किसके स्मारक की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई थी? तो महाराजा सुहेल देव इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बहराइच में महाराजा सुहेल देव की स्मारक की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई थी। उसके बाद देखिए किस वायुमंडलीय परत में आयन होते हैं और वायरलेस संचार में मदद करते हैं? तो ये ताप मंडल आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ताप मंडल वायुमंडलीय परत में आयन होते हैं और वायरलेस संचार में मदद करते हैं। गोबी रेगिस्तान साथियों ये कहां पर है? तो बोत्सवाना में, तुर्कमेनिस्तान में, मंगोलिया में, मैं कहूंगा बिल्कुल मंगोलिया में ही साथियों गोबी रेगिस्तान है। ये आप सभी लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस राज्य को चक हाओ यानी कि ब्लैक राइस के लिए जीआई टैग मिला है? तो किसकी बात चल रही है? मणिपुर की बात चल रही है, यानी कि मणिपुर को साथियों अभी हाल फिलहाल में ब्लैक राइस यानी कि चक हाउ के लिए जीआई टैग दिया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। निम्नलिखित में से किस ग्रह के पास सबसे अधिक संख्या में प्राकृतिक उपग्रह हैं या चंद्रमा है? तो मैं कहूंगा साथियों शनि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर क्या थी? तो 67.68%। ये 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल साक्षरता दर थी। भारत में कितने मार्गों के माध्यम से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि फाइनेंस, अगर बात करते हैं फाइनेंस नहीं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दिया जाता है? तो मैं कहूंगा भारत में दो मार्गों के माध्यम से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश दिया जा सकता है। उसके बाद देखिए खिलाफत आंदोलन किस प्रारंभ हुआ था? तो मैं कहूंगा 1919 में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। आंसर आपका सी के साथ। उसके बाद देखिए कौन सा बल वायु के माध्यम से एक विमान को चलाता है? तो जो प्रणोद बल होता है, ये एग्जाम में साथियों सवाल, यानी कि ये एग्जाम वाला सवाल है, ये आपको मालूम होना चाहिए साथियों कि कौन सा बल वायु के माध्यम से एक विमान को चलाता है? तो प्रणोद बल चलाता है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? तो मैं कहूंगा जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम है ये तो न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर ए है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। देखिए साथियों आपका जो साथियों एसएससी जीडी का एग्जाम है, कौन सा एग्जाम, और जो 2025 में होने को है साथियों, आपके इसमें आप सभी को पता है कि हिंदी के पूरे 20 सवाल आएंगे और मैंने जो टारगेट रखा है पूरे 20 सवालों का रखा है। जीएस प्लस करंट अफेयर के 20 सवाल आएंगे और रीजनिंग के साथियों 20 सवाल आएंगे और उसके अलावा मैथ के भी यहाँ पर कितने सवाल आएंगे? 20 सवाल आएंगे। तो देखिए इनमें 20 इतना आपको पढ़ा दूंगा कि इन तीनों सब्जेक्ट में साथियों 60 में से 60 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हो। रही बात साथियों जीएस की, तो अगर 13 भी प्रश्न आपके सही हो गए तो स्कोर आपका 70 बोले तो 73 बन जाएगा। यानी कि मैं कहूंगा अगर 70 आपका स्कोर बनता है 80 में से तो आपका सिलेक्शन बहुत आराम से हो जाएगा। यानी कि 80 क्वेश्चन में से अगर 70 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो समझ लीजिए टॉप्स रैंक में आपका नाम होगा। तो साथियों एक अपना चैनल है टारगेट सिलेक्शन, उसको इस क्लास के बाद आप लोग सर्च करेंगे। क्या नाम है मैं आपको बता देता हूं साथियों, टारगेट सिलेक्शन। क्या टारगेट सिलेक्शन साथियों उस चैनल का नाम है, तो उसको सर्च करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उस चैनल पर साथियों ये पूरे पेपर में बना के डालता हूं। यानी कि पूरे 80 क्वेश्चंस के साथियों पेपर वहां पर तैयार किए जाते हैं और आपको दिए जाते हैं। तो इसको एग्जाम फतेह को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और उस चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले ये 100 सवालों को आप लोग देख लीजिए। देखिए अगर बात करें कि एक विद्युत बल्ब में फिलामेंट जो होता है ना साथियों, ये टंगस्टन का बना होता है। किससे बना होता है? ये टंगस्टन से बना होता
जाता है। उसके बाद देखिए मनुष्य में ध्वनि, ठीक है ना, मनुष्य में ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो स्वर यंत्र के द्वारा। क्या साथियों, मनुष्य में ध्वनि जो है ना ये स्वर यंत्र के द्वारा उत्पन्न होती है। ये आप सभी लोगों को यहाँ पर मालूम होना चाहिए, आप सभी लोगों को याद रखना है। उसके बाद देखिए निर्वात यानी कि वैक्यूम में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो मैं कहूंगा साथियों 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। और ऐसा लगभग कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। ये 8 घात है साथियों, पूरा बना दिया टाइप, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए एक समीकरण है साथियों E बराबर mc स्क्वायर। क्या E बराबर mc स्क्वायर? तो ये किसके द्वारा दिया गया था? मैं कहूंगा ये तो साथियों आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। E बराबर mc स्क्वायर आइंस्टीन के द्वारा ये दिया गया था। चलिए उसके बाद देखिए यानी कि इसको द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए वह जहरीला पदार्थ जो तंबाकू का मुख्य घटक है, मुझे बताइए, उसको निकोटीन है। क्या ये एक जहरीला पदार्थ है साथियों, तंबाकू में होता है निकोटीन। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि ओंकारेश्वर, क्या ओंकारेश्वर मंदिर ये कौन सी नदी के किनारे पर है? मुझे बताइए। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ये कौन सी नदी के किनारे पर है साथियों, तो आपका आंसर यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा? तो ओंकारेश्वर मंदिर आपको मालूम होना चाहिए नर्मदा नदी के किनारे पर। कौन सी नदी के किनारे पर साथियों? नर्मदा नदी के किनारे पर है। ये आप सभी लोगों को यहाँ पर क्या होना चाहिए? आप सभी लोगों को साथियों मालूम होना चाहिए। चलिए अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय ये कहां पर है? तो मैं कहूंगा कोलकाता में ही भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है, जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि एक प्रतिबिंब जो स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे क्या कहा जाता है? तो उसे तो आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। यानी कि एक प्रतिबिंब जो स्क्रीन पर प्राप्त नहीं होता उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि इटली की मुद्रा क्या है? बताइए। तो इटली की मुद्रा साथियों यूरो है। क्या है इटली की मुद्रा? इटली की मुद्रा यूरो है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि त्रिपुरा की राजधानी क्या है? तो त्रिपुरा की राजधानी की अगर बात करें अगरतला है। क्या है साथियों त्रिपुरा की राजधानी? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। आप सभी लोगों को याद रखना है। विद्युत फ्लक्स की अगर बात करें तो ये किस पर निर्भर रहता है? ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर रहता है, ये क्षेत्रफल पर भी निर्भर रहता है, ये सतह और विद्युत क्षेत्र के बीच के कोण पर भी निर्भर रहता है। मैं कह सकता हूं कि इस प्रकार आपका राइट आंसर क्या लगाना है? आपको डी वाला लगाना है। उसके बाद देखिए WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो साथियों जामनगर में हुई थी, ठीक है ना, हो चुकी है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम और रघुवंशम जैसे नाटक किसके द्वारा लिखे गए? तो ये तो साथियों कालिदास के द्वारा लिखे गए। ये तीनों नाटक किसके हैं? ये तीनों नाटक साथियों कालिदास के ही हैं। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ है, इसका प्रमाण किसके द्वारा दिया जाता है? तो इसका प्रमाण किसके द्वारा दिया जाता है साथियों? ध्रुवीकरण के द्वारा इसका प्रमाण दिया जाता है। ये टॉप लेवल का क्वेश्चन था। ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लिखित देवता का नाम बताइए। तो ऋग्वेद में एक ऐसे देवता जिनका सबसे ज्यादा उल्लेख किया गया है तो इंद्र देवता है ये। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि कौन से देश के यानी कि कौन देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण पाने वाले पहले पैरा एथलीट बन चुके हैं? तो देवेंद्र झांझरिया की अगर बात करें तो देवेंद्र झांझरिया इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये आप लोग साथियों यहां पर ध्यान रखेंगे। चलिए यानी कि जब हम बात करते हैं साथियों अपने भारतीय भारत होना चाहिए, यानी कि भारत देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी कि पद्म भूषण पाने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? तो देवेंद्र झांझरिया बन गए हैं। ये आप सभी लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए। चलिए भाई अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। यहां पर गलत मीनिंग निकाला गया है। कह रहे कि कौन देश के, मतलब देश के बारे में नहीं पूछा जा रहा, कह रहे कि कौन देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण पाने वाले पहले एथलीट बन गए, ये आपसे पूछा जा रहा था। कौन देश नहीं, कौन देश के। देखिए दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर होता है? तो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल पर, वस्तुओं के आकार पर, माध्यम, ये भी नहीं, मैं कहूंगा आप लोग ध्यान रखेंगे कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल पर निर्भर करता है। आप सभी लोगों को याद रखना है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। कह रहे कि मानव की सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है? तो जो तंत्रिका
कोशिका है ना साथियों, तंत्रिका कोशिका, यही मानव की सबसे लंबी कोशिका है, तंत्रिका कोशिका। उसके बाद देखिए कह रहे कि किराना घराना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किराना घराना की अगर बात करें साथियों, ख्याल गायकी से यह संबंधित है। राइट आंसर आपका सी हो जाता है। सिंगरी, क्या साथियों सिंघी रामपुर मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है? बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश में कहां पर है सिंघी राम मंदिर? मैं कहूंगा फर्रुखाबाद में। कहां पर है साथियों? फर्रुखाबाद में है। ऋतु खंडूरी भूषण किस राज्य के विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो मैं कहूंगा कि उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ऋतु खंडूरी भूषण बनी है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम इनमें से किससे संबंधित है? तो इनमें से साथियों एक रासायनिक सेल के विद्युत वाहक बल से संबंधित है, नहीं, एक जनित्र के विद्युत वाहक बल से संबंधित है। ये आप सभी लोग यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया गया है? तो मैं कहूंगा साथियों अल्पसंख्यकों के बारे में अनुच्छेद 29 कहता है। कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 29 कहता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर देखिए, कह रहे कि यदि बल और विस्थापन के बीच कोण कितने डिग्री का है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा? तो मैं कह सकता हूं साथियों अगर 180 डिग्री है, क्या अगर बल और विस्थापन के बीच कोण अगर 180 डिग्री है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। उसके बाद देखिए नारियल का भूसा उत्तकों से बना हुआ है, यानी कि अगर बात करें साथियों स्क्लेरन काइमा उत्तकों से बना हुआ है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल स्क्लेरन काइमा उत्तकों से बना हुआ है नारियल का भूसा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों देखिए, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार का अपवाद है? बताइए। चलिए देखिए, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार ये एक मौलिक अधिकार है। शोषण के खिलाफ अधिकार मौलिक अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, लेकिन ये अधिकार था, ये मौलिक अधिकार था लेकिन अब नहीं है। तो अब नहीं है तो यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए कह रहे कि संसद के 2 सत्रों के बीच का समय अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो संसद के 2 सत्रों के बीच साथियों 6 माह से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। उसके बाद देखिए किस दिन को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मैं कह सकता हूं कि 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि 14 मार्च को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद देखिए जब किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर तरफ फेंका जाता है तो इनमें से राशियों में से कौन सी गति के दौरान नियत रहती है? तो मैं कहूंगा ऊर्जा नियत रहती है। ऊर्जा नियत रहती है, तो यही आपका राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि गैस फ्लेम का सबसे गर्म भाग किसके नाम से जाना जाता है? तो किसके नाम से जाना जाता है? गैर चमकदार क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका एक के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में, मैड्रिड में, पेरिस में या साथियों जेनेवा में? तो ये सवाल तो साथियों इसका राइट आंसर आपको कमेंट में देना है। आपको लिखना है साथियों कि अगर 100 का आंसर ए है तो आपको ए लिख देना है, अगर 100 का आंसर बी है तो आपको साथियों बी लिख देना है, अगर सी है तो साथियों सी लिख देना है। तो ऐसे करके आपको बता देना है कमेंट में, ताकि मुझे भी मालूम पड़ जाए कि हाँ भाई इसका आंसर आपको मालूम है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है ना? एक बार अपना जो टारगेट सिलेक्शन चैनल है उसको भी जरूर सब्सक्राइब करेंगे। वहां पर आपको सभी सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे तरीके से साथियों पढ़ाए जाते हैं, ठीक है ना? तो एग्जाम फतेह पर अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से जरूर बता दीजिएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी। उसके अलावा साथियों PYQ वाली PDF आपके लिए तैयार हो चुकी है, लगभग 45 रुपीज की PDF है साथियों, ठीक है ना? तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप लोग ले लेंगे। चलिए तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।